In the last many chapters, a lot of you asked me questions around demand and supply और बहुत ज़्यादा confusion था कि मैम अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी तो कम होती है, तो फिर प्रोड्यूसर सप्लाई क्यों करता है। और जब ऐसे सवाल मेरे पास आए तो मैंने हमेशा जवाब दिया कि पहले हम लोग डिमांड के चैप्टर को अलग पढ़ते हैं और सप्लाई के चैप्टर को अलग पढ़ते हैं। इकोनॉमी में दे डोंट एक्चुअली वर्क सेपरेटली, दे वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करते हैं। और इस इकट्ठे फिनोमिना को कि जब ये इकट्ठे हो जाते हैं फिर क्या होता है इकोनॉमी में, हम इस चीज को समझते हैं इन द लास्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हिच इज मार्केट इक्विलिब्रियम। Welcome everyone, you guys are watching Eco World digital classes and this is microeconomics series for standard 11th and everyone who's watching it. Like I said, आज की वीडियो में पढ़ेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम को और समझेंगे कि ये क्या भला है और इसमें क्या क्या फ्लो चार्टिंग करके हम समझेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हमको करने हैं। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मार्केट इक्विलिब्रियम देखो, इससे पहले जो हमने चैप्टर्स करे, हमने टर्म 1 में करा डिमांड का चैप्टर, हमने डिमांड समझा, डिमांड को कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने समझी कि डिमांड कंज्यूमर की होती है। फिर हमने सप्लाई का चैप्टर किया, सप्लाई में भी फैक्टर्स समझे, पीईएस समझा, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी समझा, सप्लाई को कौन सी चीजें इंपैक्ट करती है वो समझा। एंड वी रियलाइज्ड कि जो सप्लाई है वो प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इकोनॉमी को अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी है, गवर्नमेंट भी है और बाहर की दुनिया भी है जिससे हमारा लेना देना है। तो ये कहना गलत नहीं है कि कंज्यूमर की डिमांड और प्रोड्यूसर की सप्लाई साथ में काम करती है और वो साथ में काम करके इकोनॉमी में कुछ इंपैक्ट क्रिएट करती है। उसको हम समझते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम के टॉपिक से। व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम? मार्केट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जब किसी भी कमोडिटी की डिमांड उसकी सप्लाई के इक्वल हो जाती है। जब कोई भी कमोडिटी है, कोई भी कमोडिटी ले लो, चावल ले लो, आटा ले लो, पेन ले लो, शूज ले लो, जब उसकी डिमांड उसकी सप्लाई के इक्वल हो गई तो मार्केट, उस कमोडिटी का मार्केट इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस में है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब क्या होता है जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है, देखो ये फाउंडेशन है इकोनॉमिक्स की, लाइक दिस इज द बेस। ओके, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी, किसी भी कमोडिटी की जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी तो प्राइसेस राइज करेंगे। पेट्रोल का प्राइस, डीजल का प्राइस बढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उसकी मार्केट इक्विलिब्रियम के फिनोमिना को देखो, डिमांड देखो, हर घर में 4 गाड़ियां हैं, एक्टिवा है, स्कूटर्स है, और सप्लाई देखो, तेल अपने पास है नहीं, हम लोग इंपोर्ट करके उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि हमेशा डिमांड सप्लाई से ज्यादा रहती है इसीलिए प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जब डिमांड सप्लाई से कम होती है, यानी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइसेस क्रैश करती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल लेना हो तो आप सोच सकते हैं, जब अप्रैल मई का समय आता है, पूरे देश भर में व्हीट कटता है एंड सडनली द एंटायर कंट्री हैज अ लॉट ऑफ व्हीट हर जगह है, कनक हर जगह है। तो क्योंकि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड उसकी पेस्ड आउट है। पेस्ड आउट मतलब अप्रैल में थोड़ी ना सारे लोग कनक खरीद के बैठ जाएंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो डिमांड पेस्ड आउट है लेकिन सप्लाई सडनली अप हो जाती है अप्रैल मई के महीने में। देयरफॉर द प्राइसेस ऑफ दीज कमोडिटीज क्रैश। जो व्हीट का प्राइस होता है वो कम हो जाता है। ये फिनोमिना क्या है? सिंपल सा, व्हेन सप्लाई इज मोर देन डिमांड प्राइसेस क्रैश करेंगे। अब ये तो बेसिक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर को हमने 3 लेग्स में पढ़ना है, मतलब देयर आर 3 थिंग्स दैट यू आर सपोज्ड टू डू। सबसे पहले आपने करने हैं चेन रिएक्शन वाले क्वेश्चंस, फिर आपने करने हैं साइमल्टेनियस मूवमेंट वाले क्वेश्चंस, मैं समझा रही हूँ ये क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपने करने हैं स्पेशल केसेस व्हिच इज प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत लाइकली है कि ये पेपर में आएगा। अब मैं समझा रही हूँ ये टॉपिक्स क्या है। चेन रिएक्शन का टॉपिक बेसिकली क्या है? ये टॉपिक ये कहता है कि अगर एक फैक्टर चेंज हो तो उससे मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा। मैं एग्जांपल ले रही हूं, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बढ़ गई लोगों की, मान लो एंड्रॉइड फोन्स को लेके, स्मार्टफोन्स को लेके सडनली देयर इज एन इंक्रीज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एवरीवन वांट्स टू हैव अ स्मार्टफोन, अ स्मार्ट वॉच, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से इसकी डिमांड बढ़ गई। अब ये तो एक फैक्टर हुआ, ये एक फैक्टर चेंज हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि जब ये फैक्टर चेंज हुआ, जब एंड्रॉइड फोन्स, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉचेस की डिमांड बढ़ी,
तो इससे इस मार्केट पे क्या असर पड़ा, इस मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ा, आउटपुट पे क्या असर पड़ा, प्राइस पे क्या असर पड़ा। फिर हम इसके चेन रिएक्शन पढ़ते हैं। चेन रिएक्शन क्या होता है, तुमने देखा है ना, कभी नदी में पत्थर फेंको तो पत्थर वहीं जाके सेटल नहीं होता, रिपल क्रिएट करता है एक के बाद एक। इकोनॉमी में भी कोई भी चीज जब होती है ना, वो स्टैंड अलोन नहीं होती, 1 से 10 चीजें और होती हैं और कई बार चेन में होती है। दैट इज व्हाई वी कॉल देम अ चेन रिएक्शन। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज पढ़नी है वो है चेन रिएक्शंस। फिर आगे चलेंगे साइमल्टेनियस मूवमेंट। अब चेन रिएक्शन में हम एट ए टाइम एक फैक्टर का असर पढ़ रहे हैं कि जब एक फैक्टर मूव करता है तब क्या होता है। साइमल्टेनियस मूवमेंट में पढ़ेंगे। अब इकोनॉमी में ऐसा तो है नहीं कि डिमांड ही डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कुछ नहीं बढ़ेगी, या सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी। इनफैक्ट इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई साथ में चलते हैं, कई बार साथ में बढ़ जाते हैं, कई बार साथ में घट जाते हैं, कई बार एक बढ़ता है एक कम होता है। दे वर्क टुगेदर एंड दैट टुगेदर थिंग इज कॉल्ड साइमल्टेनियस, इकट्ठे एक साथ। तो हम साइमल्टेनियस मूवमेंट में डिमांड और सप्लाई जब टुगेदर मूव करते हैं तो क्या होता है, तो क्या असर आता है मार्केट इक्विलिब्रियम पे, ये पढ़ेंगे। ठीक है। फाइनली प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, ये जो सारा फिनोमिना है इकोनॉमी में, ये अपने आप होता है, इसको कोई करता नहीं है। इट हैपेंस ऑन इट्स ओन, अपने आप रिएक्शंस होते हैं। लेकिन कई बार मार्केट के ये ऊपर नीचे से ऐसी प्राइसेस निकल कर आती हैं जो गवर्नमेंट को ठीक नहीं लगती। इन सब केसेस में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करता, प्राइसिंग इज अ प्रोड्यूसर्स प्रेरोगेटिव, प्रोड्यूसर प्राइस सेट करता है। लेकिन कई बार जो मार्केट से प्राइस निकल कर आता है वो गवर्नमेंट को सही नहीं लगता, तो गवर्नमेंट उसमें ऊपर नीचे करता है, यानी गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है। और वो 2 केसेस जहां गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है वो क्यों करता है, कैसे प्राइस सेट करता है, वो हम पढ़ेंगे प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग। ठीक है। तो ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर मैंने तुम्हें दे दिया है। जब चैप्टर करने बैठो तो लिटरली इसी फ्लो चार्ट को फॉलो करके टिक 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 करके चैप्टर खत्म करो। ठीक है। आज मैं शुरुआत कराऊंगी पहले केस की, विच इज चेन रिएक्शन। उसको समझते हैं कैसे। सो चेन रिएक्शन के क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, लेट्स राइट अ क्वेश्चन। हाउ डज एन इंक्रीज इन income of an individual, how does increase in income lead to impact on market equilibrium, price and output? ये क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या है, हाउ डज एन इंक्रीज इन इनकम। अब तुम्हारा ध्यान सबसे पहले इधर जाना चाहिए। पूछ क्या रहे कि इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज हो गई है और इस एक फैक्टर के चेंज होने से इकोनॉमी का जो मार्केट इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम आउटपुट है, वो कैसे इंपैक्ट होगा। तो स्टेप नंबर 1 तुम्हारे लिए है, जब ये वाला क्वेश्चन करना है ना, तो डिमांड के फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, इंडिविजुअल मार्केट डिमांड, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई, एकदम क्लियर दिमाग में एकदम वो फैक्टर्स छपे हुए होने चाहिए, क्योंकि तभी तुम्हें क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि इस केस में क्या चेंज हो रहा है, डिमांड या सप्लाई। अब जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन कह रहा है इनकम बढ़ने से इकोनॉमी में मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस आउटपुट पे क्या असर पड़ रहा है, तो मुझे याद आया कि इनकम तो डिमांड का फैक्टर है और जब इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है कि नहीं, याद है हमने पढ़ा था। तो सीधा सा फंडा, इस केस में एक फैक्टर चेंज हो रहा है, तो यानी आप उसी एक फैक्टर को मूव करेंगे, दूसरा फैक्टर कांस्टेंट रखें। I'll explain how. डायग्राम की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, ध्यान रखेंगे दोनों लिखेंगे बिकॉज अभी दोनों के बारे में है। और यहाँ पे लिखेंगे प्राइस। तो सबसे पहली शुरुआत करो, डिमांड और सप्लाई का कर्व बना डालो और जहां इनकी इंटरसेक्शन हो रही है, ये पॉइंट E, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो OM आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, OP आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस और पॉइंट E इक्विलिब्रियम। यानी हमने जब भी ऐसे क्वेश्चन शुरुआत करनी है, पहला स्टेप है इक्विलिब्रियम बनाना। हमने इक्विलिब्रियम बना दिया, हमने कहा इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई इक्वल है एट पॉइंट E, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग OM लेवल ऑफ क्वांटिटी है, डिमांडेड एंड सप्लाई, और OP लेवल ऑफ प्राइस है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि जब इनकम इंक्रीज हुई तो क्या चीज चेंज होगी। देखो, इनकम इज अ फैक्टर ऑफ डिमांड, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, ये बात हम डिमांड के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसीलिए हम सिर्फ डिमांड का कर्व मूव करेंगे,
इनकम बढ़ने से डायरेक्टली सप्लाई पे असर नहीं आएगा, तो हम फिलहाल सप्लाई को कांस्टेंट रखेंगे। इन वाले क्वेश्चंस में एक ही फैक्टर होगा, या तो डिमांड की मूवमेंट शिफ्ट दिखाना है या सप्लाई का शिफ्ट दिखाना है, दोनों का इकट्ठे नहीं दिखाना, क्योंकि ये एक फैक्टर का क्वेश्चन है। अब जब डिमांड इंक्रीज हो रही है तो लो आई विल टेक अ राइटवर्ड शिफ्ट, मैं राइटवर्ड डिमांड कर्व को दिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, हेंस राइटवर्ड शिफ्ट। अगर डिक्रीज इन इनकम का केस होता तो मैं डिमांड का कर्व लेफ्टवर्ड मूव करवाती। अब देखो फिर से ये डिमांड का नया कर्व बना, सप्लाई हमने छेड़ा नहीं, सप्लाई अपनी जगह पर है। पॉइंट E1 पे नया इक्विलिब्रियम, नया डिमांड का और सप्लाई यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। OM1 इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से कॉरेस्पॉन्डिंग OM1 नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और इससे कॉरेस्पॉन्डिंग OP1 नई इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो डायग्राम तो बहुत सीधा सा, ये पूरा चैप्टर डायग्राम चैप्टर है, सुंदर खुली वेल लेबल्ड डायग्राम्स बनाना। What we did was demand और सप्लाई इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टैब्लिश किया, इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम प्राइस। फिर हमने समझा कि इंक्रीज इन डिमांड की वजह से डिमांड राइटवर्ड, इंक्रीज इन इनकम की वजह से डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट लेगी। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया E1 पे, OM1 पे क्वांटिटी, OP1 पे प्राइस। ठीक है, ये तो होगी तुम्हारी डायग्राम। अब इसको फर्दर थोड़ा सा इसकी बाल की खाल निकालते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इतना बनाने से नंबर नहीं मिलेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। तो आप सबसे पहला स्टेप, अब मैं क्या करूंगी, मैं तुम्हें 5-6 हेडिंग्स दे दूंगी और ये समझा दूंगी कि उन हेडिंग्स के हिसाब से तुमने क्या कैसे लिखना है। तुमने लिटरली वो हेडिंग्स पकड़नी है और उसी के हिसाब से अपना आंसर लिख देना है। फर्स्ट हेडिंग इज ओल्ड इक्विलिब्रियम। तो यहां हम लिखेंगे तो ओल्ड इक्विलिब्रियम वाज एट पॉइंट E, ओल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वाज OM एंड ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस वाज OP। पॉइंट E, OM, OP। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे शिफ्ट, तो हम कहेंगे यहां पे डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा राइटवर्ड्स, डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा राइटवर्ड्स बिकॉज, अब ये लिखना जरूरी है, बिकॉज, क्यों? बिकॉज विद इंक्रीज इन इनकम डिमांड ऑफ अ नॉर्मल गुड इंक्रीजेस, ये लिखना जरूरी है। दिस इज व्हेन यू विल गेट मार्क्स। थर्ड आपने शिफ्ट लिख दिया, तो अब आपको इस पॉइंट पर ध्यान देना है, एक्सेस डिमांड है कि एक्सेस सप्लाई है। आप ये बताएंगे कि देखो, अब मेरे स्लैश को समझो, मेरे स्लैश का मतलब है एक चीज होगी यार, अब अगर डिमांड बढ़ेगी तो या तो एक्सेस डिमांड क्रिएट होगी, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो एक्सेस सप्लाई क्रिएट होगी, दोनों नहीं होते। मैंने पॉइंट में दोनों स्लैश मार के इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे ईदर ऑफ द टू कैन हैपन। ओके, तो ऑब्वियसली थर्ड फिनोमेना तुमने समझाना है, तुमने पहला समझा दिया, दूसरा समझा दिया, तीसरा तुमने समझाना है कि जब एक्सेस डिमांड, जब डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, बढ़ गई, लेकिन सप्लाई अपनी ही जगह है, तो यानी देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। एक्सेस डिमांड क्या होता है? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, और मेरे डायग्राम में भी यही हो रहा है, डिमांड बढ़ा दिया, सप्लाई अपनी जगह है, तो एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गई। एक्सेस डिमांड के क्रिएट होने से व्हाट हैपेंस इज इफेक्ट ऑन प्राइसेस। अगला पॉइंट लिखेंगे, प्राइसेस पे क्या असर आ रहा है? रिमेंबर वी आर डूइंग चेन रिएक्शन, हम ना वो पजल खेल रहे हैं, एक चीज हुई फिर से दूसरी क्या होगी, फिर से तीसरी क्या होगी। तो हमने कहा भाई डिमांड बढ़ने से एक्सेस डिमांड हो गई और उसका असर प्राइसेस पे ये आया। सोचो, एक्सेस डिमांड होगी, मेरा पॉइंट याद करो, यानी डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, तो प्राइसेस पे क्या असर आएगा? ऑब्वियसली प्राइसेस आर पुश्ड अप, प्राइसेस बढ़ गई, तो गेम चल रहा है। एक पहले पुराना इक्विलिब्रियम पॉइंट था, इनकम बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई वही रही, एक्सेस डिमांड हो गई, एज अ रिजल्ट ऑफ इट प्राइसेस बढ़ गई। अब मजे की बात, कंपटीशन हो जाएगा भाई, देयर विल बी कंपटीशन। नेक्स्ट हेडिंग, कंपटीशन। किसके बीच में कंपटीशन होगा अगर डिमांड ज्यादा है? डिमांड किसका प्रेरोगेटिव है, कंज्यूमर का कि प्रोड्यूसर का? यू विल रिमेंबर कि कंज्यूमर का प्रेरोगेटिव है। तो जब जरूरत से ज्यादा डिमांड है, मतलब कंज्यूमर्स, बहुत सारे कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं लेकिन उन्हें चीजें मिल नहीं रही, तो कंपटीशन अमंग कंज्यूमर्स शुरू हो जाएगा। देयर विल बी कंपटीशन अमंग कंज्यूमर्स, प्राइसेस बढ़ी हुई है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। अब ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझो, हमने रिपल इफेक्ट समझ लिया, हमने कहा इंक्रीज इन इनकम हुआ, डिमांड राइटवर्ड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो एक्सेस डिमांड क्रिएट हुई,
उसकी वजह से बायर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस बढ़ गई। ठीक है, यहां तक चेन इफेक्ट समझ में आ गया। अब अगर प्राइसेस बढ़ गई तो कहानी वहां तो खत्म होती नहीं, इकोनॉमी है, कोई खाना तो है नहीं जो खत्म हो जाएगा, तो कहानी वहां तो खत्म होती नहीं। अब इसके आगे क्या होगा, जब प्राइसेस बढ़ेंगी गाइस, अब ध्यान से दिमाग लगाएंगे। आपने दो लॉज पढ़े हैं, आपने लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा है, आपने लॉ ऑफ सप्लाई भी पढ़ा है। अब आप प्राइसेस बढ़ने का क्वांटिटी डिमांडेड पे और क्वांटिटी सप्लाइड पे क्या असर होगा वो दोनों समझाएंगे। तो मेरे को पता है कि जब प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, लॉ ऑफ डिमांड, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, एंड व्हेन प्राइसेस इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाइड विल राइज। एक ही समय पर, अभी तक क्या हो रहा था, अलग अलग पढ़ रहे थे, पर मैंने हर किसी को हमेशा ये बात समझाई है, अलग अलग तो हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सेंटेंस बनाने से पहले एबीसीडी भी तो आनी चाहिए ना, तो बेस समझने के लिए अलग अलग चैप्टर पढ़ रहे थे। अब इन दोनों को साथ ले आओ क्योंकि इकोनॉमी में ये साथ ही चलते हैं। प्राइस बढ़ा तो उस प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड पे भी असर आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड पे भी असर आएगा। डिमांड कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशनशिप है, सप्लाई बढ़ जाएगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और जब प्राइस बढ़ने की वजह से कोई चीज कम होती है, क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाई कम होती है, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और जो चीज बढ़ती है हम उसे एक्सटेंशन कहते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन का फंडा क्लियर नहीं है तो अभी हाल फिलहाल में सप्लाई में डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड सप्लाई का मैंने वीडियो अप किया है, वापस जाओ, फंडे अपने क्लियर रखो, वापस जाओ, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन का डिफरेंस समझो। बट फिलहाल मैं क्विकली राउंड अप मार रही हूं। प्राइस के बढ़ने से जब क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाइड में से कोई चीज बढ़े, एक्सटेंड होए, तो वो एक्सटेंशन। प्राइस के बढ़ने से जब कोई चीज कम हो तो वो कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्शन। तो अब हमने फाइनली पॉइंट लिखना है कि प्राइस बढ़ी है क्योंकि एक्सेस डिमांड है, इस वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज, सो देयर इज एक्सटेंशन ऑन क्वांटिटी सप्लाइड। आई होप यहां तक बात क्लियर है। और एक आखिरी पॉइंट हम लिखेंगे, फाइनल न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, आखिरी पॉइंट कि नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है E1 पे, नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है OM1, नया इक्विलिब्रियम प्राइस है OP1। बात खत्म, क्वेश्चन ओवर, 6 नंबर पूरे। ऑलराइट, तो अगर इफ यू अंडरस्टूड दिस, चेन रिएक्शन के क्वेश्चन में याद रखेंगे एक फैक्टर आएगा, या तो सप्लाई का इंक्रीज डिक्रीज या तो डिमांड का इंक्रीज डिक्रीज। आपने एक चीज बढ़ानी घटानी डायग्राम में दिखानी है और 7 हेडिंग्स दिमाग में रख लेनी है। क्या क्या? पहला, पुराना इक्विलिब्रियम कहां था, शिफ्ट किसमें हो रहा है, क्यों हो रहा है, उससे एक्सेस डिमांड है कि एक्सेस सप्लाई है, उसका असर प्राइसेस पे क्या पड़ रहा है, कंपटीशन किसमें है, बायर्स में या सेलर्स में, फिर प्राइस बढ़ने या घटने की वजह से एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है, और नया इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी वगैरह क्या है। ये तुमने सारा लिख लिया, तुम्हारा चेन रिएक्शन का क्वेश्चन डन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। नाउ आई हैव टू से वन थिंग ओवर हियर, इस टाइप के क्वेश्चन में या तो डायरेक्टली आ जाएगा इंक्रीज इन टैक्सेस, डिक्रीज इन सब्सिडीज, इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, इंक्रीज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, या फिर घुमा फिरा के भी आ सकता है क्वेश्चन, जैसे कि इन द पैंडेमिक women have started using more of home appliances. How will this impact market equilibrium of home appliances? Home appliances क्या होता है कि घर में जो हम चीजें यूज करती हैं औरतें, तो पैंडेमिक में ना इसका ज्यादा जोर हो गया, तो ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो इससे मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या असर आएगा। नाउ माइंड यू, इन दिस क्वेश्चन कहीं नहीं बताया कि डिमांड या सप्लाई को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अभी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियसली यू वुड अंडरस्टैंड कि औरतों को होम अप्लायंसेस चाहिए, औरतें कंज्यूमर हैं, तो डिमांड बढ़ रही है, यानी ये केस है इंक्रीज इन डिमांड का। बस ये समझने की देरी है, एक बार ये समझ में आ गया फिर तो ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आई होप तुम्हें पहला टॉपिक मार्केट इक्विलिब्रियम का एब्सोल्युटली क्लियर है। अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे साइमल्टेनियस मूवमेंट्स का टॉपिक, उसको समझाऊंगी, एंड आई विल बी ऑल्सो कमिंग अप विद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। जरूर देखते रहना, कल या परसों वो वीडियो भी आ जाएगी। If you're liking my content, if you like the way I teach, please don't forget to subscribe, share,
फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो अस इन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, और अपने फ्रेंड्स को बताओ भाई इस चैनल के बारे में बताओ, थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ, चलो थोड़ा सा काम करो। ऑलराइट, सी यू सून गाइस, आई विल कम बैक सून विद अनदर वीडियो, बाय बाय।